हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जी चौधरी आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं अपनी क्विक रिवीजन सीरीज। तो आज है हमारी क्विक रिवीजन सीरीज का एक न्यू टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स में 2 पार्ट्स में होती है। एक तो वो होता है जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा पार्ट होता है मोशन इन अ प्लेन, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जबकि अगर हमारी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे कि किसी हमारे कॉर्नर पर कोई कॉर्नर आ जाता है और हमारी रोड जो हमारी बाइक या कार कुछ होती है, हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। तो उसी का क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, सबसे पहले हम ये बताते हैं। तो क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव मोर देन वन डायरेक्शन, जब हमारी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे हम मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। जैसे देखो, मोशन इन अ प्लेन के टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं आपके साथ 2 टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर डिस्कस करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं से हमारी जो डायरेक्शंस होती है ना वो स्प्लिट होती हैं, तो फिर उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन उनकी कैलकुलेशंस भी तो होगी ना, तो वो सब हम स्केलर और वेक्टर से सीखते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंटली स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती हैं, ठीक है। और वेक्टर हमारी वो क्वांटिटीज होती है जो स्केलर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन को भी डिफाइन करती हैं। जैसे कि हमारी डिस्टेंस। वहीं दूसरी पॉइंट हमारा आता है सपोज डिस्प्लेसमेंट, की ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज 1 किलोमीटर है, यानी वो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो यहाँ हमें उसके डिस्टेंस पर उसकी डायरेक्शन पता होगी कि किस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच की बात हुई है। तो वो क्या हुआ, हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, नंबर 1, स्केलर हैज ओनली डायरेक्शन वाइल वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो 1D 2D या 3D हो सकते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट हमारी एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वो भी वेक्टर्स हो सकती है जो वो पर डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करती है। जबकि स्केलर हमारे सिर्फ 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल हमारे स्केलर्स नहीं होते हैं। वेक्टर चेंज कैन बी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, यानी कि अगर इस वेक्टर के अंदर चेंज आ रहा है कोई भी, वो क्या हो सकता है, या तो वो उसकी डिस्टेंस में चेंज हो सकता है, उसके मैग्नीट्यूड में कि कितना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर वो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव करे, या फिर वो दोनों के अंदर भी चेंज हो सकता है। जबकि स्केलर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर में क्या चेंज है, स्केलर अगर चेंज है तो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। वाइल इट्स चेंज इज ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड, स्केलर का चेंज क्या है, सिर्फ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड है। कैन रिजॉल्व इन एनी डायरेक्शन, बट जो हमारे स्केलर्स होते हैं वो अपनी डायरेक्शन को रिजॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं मोस्टली केसेस में, क्योंकि वहां डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो, वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 लॉज यूज करते हैं। कौन कौन से, 1 तो होता है ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। बट स्केलर को हम सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलेस जो होते हैं उन्हीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो सिंपल एडिशन है ऐसे ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्शन है ऐसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बट जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उन पे ये लॉ, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, वो ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम मेथड से ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो, वेक्टर के एग्जाम्पल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्केलर क्या है, डिस्टेंस। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बता रही है, ठीक है। टाइम स्केलर है, क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अरे 5 सेकंड टाइम है तो वो कोई डायरेक्शन में थोड़ी होगा, किस डायरेक्शन में हमारा टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मास भी हमारी, मास क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कितने हैवी है ये ऑब्जेक्ट, तो मास हो गया उसका स्केलर। जबकि फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट पे वर्क करने वाला, किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। 2 वेक्टर हमारे कब इक्वल होते हैं, 2 or more than 2 vectors may be equal if their magnitude and their direction is same। 2 वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, वेक्टर को हम सिंपल मेथड से ऐड नहीं कर सकते, तो उनको ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, क्या, ट्रायंगल लो एंड पैरेललोग्राम लो। तो जब दो वेक्टर्स का नेट निकालना हो हमें रिजल्टेंट वेक्टर इज, उसको हम क्या करते हैं, एडिशन। तो अब देखो हमारा वेक्टर ट्रायंगल लो कहाँ अप्लाई होता है, पैरेललोग्राम लो कहाँ अप्लाई होता है। देखो ट्रायंगल लो कहाँ अप्लाई होता है, ध्यान से सुनना। जब एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होती है, क्या होता है कि एक वेक्टर का तो एंड, सपोज हमारा ये वेक्टर है, इस वेक्टर का तो हेड है, सपोज वो वेक्टर ए है ये, और इस वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड है, क्या है, इस वेक्टर बी की टेल के साथ। तो इस तरह से जब हमारे दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो उनको हम ट्रायंगल लो के साथ अपने कैलकुलेट करते हैं, उनका एडिशन करते हैं, ठीक है। देखो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इस कंडीशन में, तो ये जो ये वेक्टर होगा ना, यहाँ से इसका टेल और इसका हेड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर जो होगा ना, वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल लॉ कब अप्लाई होता है, जब दोनों एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो उनका एडिशन हम ट्रायंगल लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, जब दोनों ही वेक्टर्स की टेल जो होती है ना, वो एक पॉइंट पर होती है, यानी कि इस तरह से होती है कि सपोज एक वेक्टर हमारा वेक्टर है, ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर भी ऐसे चला गया। तो देखो क्या हो रहा है, इसका सपोज हमने माना ये हमारा वेक्टर ए है, इस तरह से है, ठीक है, और ये वेक्टर भी इस तरह से है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो दोनों ही वेक्टर्स की जो टेल है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है ना, तो इस तरह से जो वेक्टर होता है और हमें उनका एडिशन निकालना होता है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम। तो देखो कैसे बनाते हैं, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे अब हम। तो ये ऐसे और ये ऐसे चली जाएंगी, तो जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा ना, वो हमें रिजल्टेंट बताएगा, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। सपोज इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है, तो ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट। अब देखो इसका रिजल्टेंट तो सिंपल आ जाता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, बट इसका जो रिजल्टेंट होता है वो सिंपल नहीं होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। हम कोई रिवीजन सीरीज में कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर आर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस अल्फा, कितना होता है, रूट ऑफ इसका, ठीक है, इसका रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसके रिजल्टेंट का, ठीक है। अब हम मानते हैं सपोज जो हमारा ये वेक्टर बी है, ये अगर डायगोनल के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, सपोज ये एंगल अल्फा है पूरा, ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इस थीटा एंगल की वैल्यू क्या होती है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं टेन थीटा की हेल्प से। टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस। देखो दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस कैसे होता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो उस तरह से हम वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसी फिगर में देखते हैं अपने, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। सपोज ए जो है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है और ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसके ऑपोजिट इधर चला जाए, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो ये जो ये होगा ना, ये होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर ए प्लस कर देंगे माइनस वेक्टर बी को, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी,
ठीक है, तो सिंपल है, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से हम सब्सट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं और एडिशन भी। एडिशन निकालने के लिए प्लस कर देंगे और सब्सट्रैक्शन निकालने के लिए नेगेटिव वेक्टर को प्लस कर देंगे हम अपने फर्स्ट वेक्टर के साथ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं रियल नंबर के साथ तो क्या होता है, देखो जब किसी वेक्टर को हम रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। अब वहां पे भी हमारी 3 कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया रियल नंबर के साथ तो वेक्टर में क्या कोई चेंज आएगा या फिर वो सेम ही रहेगा। तो वहां पे जो मेन चेंज आता है वो आता है उसकी डायरेक्शन में चेंज। जो रियल नंबर होता है वो हमारे वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे? नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमने मान लिया कि k हमारा स्केलर है और a हमारा वेक्टर है। तो नंबर फर्स्ट आता है अगर k ग्रेटर देन 0 है, यानी k क्या है हमारा पॉजिटिव, रियल नंबर का पॉजिटिव है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना उसकी डायरेक्शन हमारे जो वेक्टर है हमारा ओरिजिनल उसकी डायरेक्शन के ही सेम रहेगी, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा k मल्टीप्लाई वेक्टर है इज इक्वल टू k वेक्टर है, तो डायरेक्शन इज सेम। बट अगर हमारा k लेस देन 0 है, मतलब अगर हमारा k नेगेटिव है तो क्या होगा, माइनस के मल्टीप्लाई वेक्टर, तो क्या हो जाएगा माइनस के वेक्टर है। तो वेक्टर है क्या हुआ, वो मैग्नीट्यूड तो उसका चेंज हुआ, उसके साथ साथ उसमें माइनस साइन आया यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो क्या करेगा हमारा, अगर हमारा नेगेटिव रियल नंबर होगा तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट रिजल्टेंट हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा इस बार। ठीक है ना, तो उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि अगर के हमारा 0 है, यानी अगर हमारा जो रियल नंबर है वो 0 है और उसके साथ हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमें उस कंडीशन में 0 ही मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर भी, यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा। क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या होता है, एक वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। क्या होता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसकी अनडिफाइंड डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, उसकी कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर जीरो वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो वेक्टर जिसके साथ हमने उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट किया है वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो वेक्टर ही आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे जीरो वेक्टर का किसी अदर वेक्टर के साथ तो हमारा रिजल्टेंट जीरो स्केलर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मान सकते हैं हम इसका कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वो अपने रेस्ट पोजीशन में है, तो उसकी रेस्ट पोजीशन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो जीरो वेक्टर। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करने वाला नेट फोर्स कितना होता है, जीरो वेक्टर। ठीक है, क्लियर है, समझ आए जीरो वेक्टर क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का रेजोल्यूशन क्या होता है, वेक्टर को एक से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट करना, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट करना, उस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, प्रोसेस to splitting a vector into 2 or more component is known as resolution of vector। सपोज देखो हमारे पास ये कोई वेक्टर A है, तो ऐसे एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, इस तरह से हमारा वाई एक्सिस है। तो अब ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। एक कंपोनेंट इसका अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा और दूसरा वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इसका वो ए एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई है। ये जो हमारा वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कोस एल्फा, ठीक है, और ए वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ए कोस बीटा। ठीक है, ए एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ए कोस एल्फा और वाई एक्सिस के अलोंग ए कोस बीटा। देखो ये वैल्यू हो गई, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना,
ऐसे हम लिख सकते हैं दोनों के दोनों एक्सिस के अलोंग हमारी अलग अलग एंगल है, बट अगर सिर्फ हमारे पास एक ही एंगल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो जिस एक्सिस के अलोंग हमारे पास एंगल है तो उसके साथ तो cos अल्फा आ जाएगा, लेकिन जिस एक्सिस के अलोंग हमारा एंगल नहीं है उसके साथ आ जाएगा हमारा एक sin अल्फा। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा है तो a cos अल्फा हो गया, और जो अगर y एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो a sin अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से बीटा हो जाएगा, a y तो हो जाएगा हमारा a cos बीटा, और ये a x हो सकता है हमारा a sin बीटा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा a cos अल्फा i प्लस ए साइन अल्फा जे, या फिर ऐसा हो सकता है ए कोस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे, प्लस अगर ये थ्री, सपोज ये क्या हो रहा है, अगर थ्री एक्सिस के अलोंग स्प्लिट हो रहा है यानी कि हमारी जेड एक्सिस भी है और वो गामा एंगल क्रिएट कर रही है, तो ये हो जाएगा ए कोस गामा के। अब ये आई जे और के क्या हैं, आई जे और के क्या हैं, आई जे और के कंपोनेंट हैं डायरेक्शन के अलोंग एक्स वाई एट जेड एक्सिस। ये क्या बता रहे हैं, आई बता रहा है एक्स एक्सिस, जे बता रहा है हमारा जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग, और के बता रहा है हमारा जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, आई जे और के को हम यूनिट वेक्टर्स, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है और वो 1 होता है, और ये सिर्फ डायरेक्शन को पॉइंट करते हैं, यानी हमारी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई एक्स आई जे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर्स। आई क्या है, I is the unit vector along x-axis, along x-axis, J along y-axis, ठीक है, और K है हमारा along z-axis। तो ये किसे दिखाएगा, I को, ये दिखाएगा J, और ये है हमारा के। ठीक है, क्या बोले जाते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एनी वेक्टर दैट हैज द मैग्नीट्यूड 1 एंड पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, यानी देखो ये तो हमने क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन जब हम वेक्टर का किसी रियल नंबर के साथ करते हैं, अब हम जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा 2 टाइप्स हो सकता है। नंबर 1 होता है स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है कि जो रिजल्टेंट आएगा ना वो एक स्केलर आता है, तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जबकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट भी हमें एक वेक्टर ही मिलता है, उस तरह के प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, यानी यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर्स है, इस तरह से थीटा एंगल पर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट, इसको इस साइन से डिफाइन किया जाता है डॉट से, और क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस के साइन से, तो इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो थीटा की भी दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है हमारे दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो नंबर 1, अगर हमारा थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जबकि अगर थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, ए बी,
यानी कि जब दो वेक्टर हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्योंकि कोस की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होती है। तो यानी जब दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे तो उन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, और जबकि वो परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1, जो वेक्टर्स जो स्केलर्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि अगर इस तरह से है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी सी एसोसिएटिव भी है ये, यानी कि इसको हम इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है। ठीक है, कि ये दोनों एक साथ और ये अलग है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यानी हम इन दोनों को साथ कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है, कॉम्यूटेटिव है, इन दोनों को पलट के हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसको फैलाया जा सकता है, एक्सपेंशन किया जा सकता है। एसोसिएटिव, दो पेयर्स हैं, पेयर को हम दूसरा पेयर इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे स्केलर्स की प्रॉपर्टीज आती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़ा था, यूनिट वेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं, तो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि अगर हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका क्या आता है, जैसे कि आई डॉट आई जे डॉट डे के इज इक्वल्स टू 1। कैसे आया, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या है थीटा, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जब दो सेम को किया 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री है तो आई आ गया, आई स्क्वायर आ गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, आई डॉट जे दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0। तो इसीलिए दो डिफरेंट अगर हम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये चीज हमें समझ आई, तो इस बेसिस पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें कॉम्पोनेंट की फॉर्म में हमारे वेक्टर दिए हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर दो सेम वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बट अगर हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0। तो यानी कि आई और जे और के की वैल्यू आएगी, बाकी आई को के साथ, जे को आई, जे को के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। अब इसी से थोड़ा मिलता जुलता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, क्या बताता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स के बीच का वो प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारे उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा। तो क्या होता है, इट गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो रिजल्टेंट जो होगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा, सपोज वो वेक्टर सी है। ठीक है, तो इसको क्रॉस से करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ हम इसको एन से डिफाइन करेंगे, आई कैप भी हो सकती है, जे भी हो सकती है, के भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ हमने इसको एन से डिफाइन किया है, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, अब देखो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी अगर हमारे दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ठीक है,
पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है जबकि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जबकि स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो मैक्सिमम है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नॉन कम्यूटेटिव, यानी देखो जैसे हमने ए डॉट बी लिख लिया था, इसको हम नहीं लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम इसको उल्टा करेंगे डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी है तो इस तरह से इनको नहीं कर सकते। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि हम इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, नॉन एसोसिएटिव, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते हैं, इसके पेयर्स नहीं बना सकते हैं, जिस पेयर में है ये उसी में ही रहेगा। ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बिकॉज यहाँ क्या है, डायरेक्शन की बात। देखो इन दोनों पेयर्स के लिए डायरेक्शन अलग आएगी रिजल्टेंट, और इन दोनों पेयर्स के लिए रिजल्टेंट डायरेक्शन अलग आएगी, तो यानी मैं हमारा रिजल्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, तो दिस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की। यूनिट वेक्टर क्या है, जिनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम थीटा देखते हैं 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 डिग्री की 1। ठीक है, तो देखो जब 0 होगी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 आ गया। अब देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू किसके होगा, 1 के, क्योंकि साइन थीटा 1 है, लेकिन क्या होगा, अगले जो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके आएगा, तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू वेक्टर के, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन आती है। ठीक है, इसी तरह से जे और के किसके परपेंडिकुलर है, आई के, तो इज इक्वल्स टू आई एंड के एंड जे, के एंड आई इज परपेंडिकुलर टू जे, तो ये आएगा जे के इक्वल। बट अगर हम इनको उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस जे हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास कॉम्पोनेंट की फॉर्म में दिया हो वेक्टर, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ हमने क्या देखा, आई जे और के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इन दोनों के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, बायो के स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं, बट इसका एक और तरीका होता है मैट्रिक्स फॉर्मूला, तो हम उससे इसको मैट्रिक्स फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड, तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट क्या आएगा, आई के साथ हमारी वाई और जेड वाली टर्म्स आ जाएंगी, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, प्लस जे के साथ क्या होगी, जे वाली टर्म छोड़ देंगे हम, ए बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, और के कैप के साथ कितनी आ जाएगी, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला कंप्लीटली समझना है तो मैं आपको इसको लॉन्ग फॉर्मेट में समझाऊंगी जब मैं आपको लॉन्ग वीडियो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्विक रिवीजन है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पहुंचते हैं मोशन इन अ प्लेन, जो हमारा मेन टॉपिक था काइनेमेटिक्स का। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन यानी कि एक से ज्यादा डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन। तो अब क्या करेंगे हम, पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सबको हम क्या करेंगे, वेक्टर्स में स्प्लिट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो सपोज हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ओ पर है, ओरिजिन ओ पर, जहां उसके वेक्टर कितने, उसके जो वो है ओरिजिन, उस पर पॉइंट कितने हैं, 0 0। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट ए पर पहुंच जाती है। ठीक है, जहां उसके कंपोनेंट कितने हो जाते हैं, एक्स वाई।
तो वो पॉइंट ए पर पहुंच जाती है जिसके कंपोनेंट एक्स वाई हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। सपोज आफ्टर सम टाइम, सपोज डेल टी टाइम चेंज होता है, टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है, एट टाइम टी, ये इसके पोजीशन वेक्टर है एट टाइम टी, ठीक है। सपोज आफ्टर सम टाइम, सपोज डेल टी टाइम में चेंज आता है और इसके पोजीशन वेक्टर यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग डेल एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डेल आई। तो उस कंडीशन में चेंज इन पोजीशन कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट डेल आर हो गया। डेल आर के क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, जो ये है ये माइनस ओरिजिनल जो है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा डेल एक्स प्लस डेल वाई, क्योंकि इसके कंपोनेंट है एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस एक्स करेंगे तो डेल एक्स बचेगा और वाई प्लस डेल वाई है, और माइनस वाई करेंगे तो ये डेल वाई बच जाएगा, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट आ गए। तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स आ गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी इन प्लेन। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब हम इसको करेंगे डेल आर अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल टी। तो ये कितना हो गया, v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट। इसी तरह से अब एक्सीलरेशन के कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, डी वी एक्स अपॉन डी टी और डी वी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे वेलोसिटी इन प्लेन और एक्सीलरेशन इन प्लेन हो जाते हैं। तो इनके बेसिस पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। 2D प्लेन के अंदर जब हमारे 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग। सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमारी वी एक्स यू एक्स है और एक्सीलरेशन ए एक्स है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी और एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एक्स हो गया। एक्स क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से हमारी वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशंस आ जाएंगी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं मोशन इन अ प्लेन का। क्या है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो अगर आप कहोगे तो मैं इस पर आपको डिटेल वीडियो भी दे दूंगी, फिलहाल मैं आपको क्विक रिवीजन करा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा 11th क्लास का, ठीक है। तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, जब देखो हमारी कोई ऑब्जेक्ट हम अर्थ पे खड़े हैं तो हम उसको सीधा अपवर्ड मूव करा रहे हैं, ना ही हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव कर रहा है। जब हम इसको एक एंगल के साथ थ्रो करते हैं, ओब्लिकली मूव कराते हैं, यानी ना तो वो हॉरिजॉन्टली जा रही है और ना ही वो वर्टिकली, वो एक एंगल पे जा रही है, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में हमारी ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में मूव करती है। सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से थ्रो की तो इस तरह से जाएगी, तो ये क्या करेगी, ये अपवर्ड, देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, अपवर्ड भी जा रही है और ये साथ साथ ऐसे भी जा रही है, ऊपर ऐसे मूव कर रही है, तो ये क्या कर रही है, 2 प्लेन में मोशन, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी इस तरह से मूव करेगी ऑब्जेक्ट हमारी। तो ये तो इसका हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन, ठीक है। और ये जो ये है इस तरह से जो जा रही है ये है इसका वाई एक्सिस के अलोंग मोशन, ठीक है। तो अब देखो इसके इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। ये कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक। और इस पाथ को क्या बोला जाता है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करेगी इसको बोलेंगे हम रेंज। क्या बोला जाता है इसको, रेंज, ठीक है। जिस मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगी, देखो क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट हमारी अपवर्ड जा रही है तो इस पर अर्थ की ग्रेविटी अपोजिटली वर्क कर रही है। जब ये अपोजिट फोर्स वर्क कर रहा है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और एक पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि वहां पर रुक जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, धड़ाम से नीचे आएगी। बट ऐसा नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या होता है, फिर ये यहाँ से धीरे धीरे, यहाँ पे हमारी जो यू वाई है ना वो 0 हो गई और यहाँ से ये धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी गेन करती है वापस, और ये वापस जिस वेलोसिटी से ऊपर गई थी उसी वेलोसिटी से नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को जो ये इस तरह से जा रही है इसको तो हम बोलेंगे यू एक्स,
ux अभी भी हमारी उतना ही वर्क कर रही है जितना पहले यहाँ पे कर रही थी। ux जो होती है वो हमारी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं करता है। ax जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। बट uy जो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है वो हमारी कंटिन्यूसली चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो उधर एक्सीलरेशन है ना वो ay है, कांस्टेंट g के इक्वल, ठीक है। ग्रेविटी तो वर्क कर रही है ना, तो इसलिए वो चेंज होती है। तो जिस हाइट पर जाकर हमारी ऑब्जेक्ट रुक जाती है उस हाइट को बोलते हैं हम मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारी वापस डाउनवर्ड आने लगती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इसके कुछ फॉर्मूलाज फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या होता है? नंबर होता है टाइम टू फ्लाइट। टाइम टू फ्लाइट क्या होता है? जो हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है पैराबोलिकली, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो टोटल टाइम लेती है अपना पूरा मोशन करने के लिए उसको हम बोलते हैं टाइम टू फ्लाइट। और ये होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा हमारा अर्थ सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो एंगल है जिस एंगल पे हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। रेंज होती है जो हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टोटल, ठीक है। वो जितना इस तरह से जा रही है वो उसकी रेंज होगी। वो क्या होगी? ओ बी, यहाँ पे पॉइंट भी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हाइट रीच, यानी वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर गई है जिसके बाद वो वापस डाउनवर्ड चल रही है। वाई एक्सिस के अलोंग उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? वो कितनी होती है? एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गए हमारे कुछ इस चैप्टर, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इसमें एक और फॉर्मूला आ जाता है, मैक्सिमम हाइट h है, इस तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना है। देखो जो मैक्सिमम हाइट होती है ना वो जस्ट हाफ में होती है, तो इसका जो टाइम होता है ना वो भी टोटल टाइम का हाफ, u साइन थीटा अपॉन जी। ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने में u साइन थीटा अपॉन जी टाइम लगता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये था मेरा आज का टॉपिक, मोशन इन अ प्लेन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इंस्पायर होती हूँ और अच्छे से काम करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे टॉपिक्स के अंदर तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।